हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो ना तो कोई ब्लॉग है, ना तो कोई स्केटबोर्डिंग का वीडियो है, ना कोई डांस का वीडियो है। आज का जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो जो मैं आज हमारा पहला टॉपिक है वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 138। ठीक है, इसको मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ कि इसमें करना क्या होता है जब किसी का चेक रिटर्न होता है, चेक बाउंस होता है। इसको नॉर्मली चेक रिटर्न, चेक बाउंस केसेस के नाम से जाना जाता है, पर लॉ के लैंग्वेज में इसको डिसऑनर चेक बोलते हैं। ये 2-3 रीज़न की वजह से होता है, या तो अगर फंड इनसफिशिएंट हो, या तो सामने वाले का अकाउंट क्लोज हो चुका हो या ब्लॉक हो चुका हो। ठीक है, और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, पर मेनली यही रीज़न जाना है। अब चेक बाउंस, चेक रिटर्न बहुत लोगों को पता होता है कि चेक रिटर्न हो जाए तो सामने वाले के ऊपर केस कर दो, पर उसका प्रोसेस क्या है, उसका प्रोसीजर क्या फॉलो करना होता है, कितने टाइम पीरियड होता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ये 3 पार्ट में होता है ये पूरा। पहला तो चेक का डिसऑनर होना, दूसरा सामने वाले को नोटिस भेजना, फिर जब ये कोर्ट के पहले का प्रोसेस होता है। ठीक है, कोर्ट के बाहर का प्रोसेस खत्म होने के बाद कोर्ट के अंदर 2 प्रोसेसेस होते हैं। एक पार्ट 1 जो कि कंप्लेनेंट के साइड का होता है, और एक पार्ट 2 जो कि अक्यूज़ के साइड का होता है। तो मैं अभी आपको इस वीडियो में ये दोनों पार्ट छोड़ के जो कोर्ट के बाहर का होता है वो आपको बताऊँगा, क्योंकि कोर्ट के अंदर का काम मोस्टली एडवोकेट्स का होता है। तो ये स्टार्ट करते हैं कि अगर किसी ने आपको चेक दिया, ठीक है, और उसका चेक रिटर्न हो गया, तो उसके बाद का क्या प्रोसेस होगा। आप ब्लैंक हो जाओगे पूरे कि अब मैं उससे अपने पैसे कैसे निकलाऊँ। अब तो इसके लिए बहुत सी बेसिक रिक्वायरमेंट है। पहले तो उससे लीगली पैसे निकलवाने के लिए आप दोनों के बीच में एक लीगल ट्रांजैक्शन होना चाहिए। कभी भी चेक रिटर्न होता है ना, तो वो ऐसा नहीं हो सकता है कि मैंने समझ लो सामने वाले को मैंने चेक दिया और उसको बोला ये ले जाके तू शॉपिंग कर ले। ठीक है, अब वो चेक उसने बैंक में डाला और वो डिसऑनर हो गया, तो उसके बेसिस पे वो आके मुझे ये नहीं बोल सकता या मेरे पे केस फाइल नहीं कर सकता कि नहीं तूने मेरे को चेक दिया था तो अब तेरे को पैसे देने पड़ेंगे। चेक रिटर्न का केस जब आप फाइल करते हो तो उसके लिए आपको 2 चीज़ प्रूव करनी बहुत ज़रूरी है। एक लीगल लाइबिलिटी और एक लीगल डेब्ट, कि आप दोनों के बीच में एक लीगल ट्रांजैक्शन हुआ था। इलीगल ट्रांजैक्शन होगा तो उसके लिए आप कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। अब अगर लीगल ट्रांजैक्शन है आप दोनों के बीच में, एक लीगल डेब्ट या लीगल लाइबिलिटी, सामने वाले ने पैसे दिए हैं लिए हैं, ऐसा हो गया, तो सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप लोग ने अगर मेरा ब्लॉग देखा होगा तो आप मेरे दोस्तों को जानते होंगे, आदर्श और हार्दिक को। ठीक है, मैं ये दोनों का एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। समझ लो आदर्श मेरी एज का है, मतलब हार्दिक से बड़ा है, हार्दिक छोटा है। हार्दिक ने आदर्श को बोला कि आदर्श भैया मेरे को कुछ पैसे की ज़रूरत है, आप मुझे पैसे दे दो और सिक्योरिटी के तौर पे मैं आपको इतने अमाउंट का चेक दे देता हूँ। ठीक है, और ये डेट लिख देता हूँ उस पर, समझ लो 1 अगस्त का उसने डेट लिख दिया। अब आदर्श ने उसको पैसे दे दिए और आदर्श ने चेक ले लिया हार्दिक से। अब हार्दिक ने जो चेक पे डेट लिखा था 1 अगस्त का, तो अब आदर्श के पास टाइम है कि वो 1 अगस्त से लेके आगे आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर वो चेक कभी भी जाके इशू करा सकता है बैंक में। ठीक है, तो समझ लो आदर्श ने जाके 15 सितंबर को चेक इशू कर दिया बैंक में। तो अब अगर 15 सितंबर को चेक इशू करने के बाद आदर्श को ऐसा बैंक से मैसेज आता है, रिटर्न मेमो आएगा चेक का कि चेक डिसऑनर हो गया है, क्योंकि या तो अकाउंट बंद है हार्दिक का या तो उसमें बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो अब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है 15 सितंबर को। ठीक है, अब इसमें जो टाइम पीरियड होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बेसिस पे केस चल जाते हैं, इसी केसेस पे केस को डिसमिस कर दिया जाता है। तो ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। 15 जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, मतलब 15 अगस्त को जब हार्दिक का चेक रिटर्न हुआ, तब 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक आदर्श के पास टाइम है कि आदर्श हार्दिक को एक नोटिस भेज देगा कि मैंने आपका चेक डाला था, वो चेक रिटर्न हो चुका है, तो आप प्लीज़ मेरा जो आपने लीगली मेरे से जो पैसे लिए वो वापस कर दो मेरे को। ठीक है, और उस चेक में आदर्श हार्दिक को 15 डेज़ का टाइम देगा कि वो नोटिस रिसीव होने के बाद हार्दिक के पास 15 डेज़ है कि उसको वो अमाउंट वापस करना है। अगर उस 15 डेज़ में हार्दिक ने पैसे वापस नहीं किया तो आदर्श लीगल एक्शन ले सकता है हार्दिक के अगेंस्ट। अब आदर्श लीगल एक्शन लेने के लिए कब एलिजिबल होगा, जिस दिन हार्दिक को रिसीव हुआ वो नोटिस। समझ लो हार्दिक को रिसीव हुआ 15 अक्टूबर तक का टाइम है, आदर्श ने भेज दिया 20 सितंबर को, हार्दिक को रिसीव हो गया 25 सितंबर को। अब हार्दिक के पास टाइम है 25 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर तक हार्दिक के पास टाइम है कि वो पैसे वापस कर दें। पर अगर हार्दिक 10 अक्टूबर तक पैसे वापस नहीं करता है तो अब आदर्श के पास 10 अक्टूबर से लेके 9 नवंबर तक का टाइम है कि आदर्श लीगल एक्शन के लिए कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकता है अगेंस्ट हार्दिक कि मेरे को ये लीगल पैसे उससे वापस लेने हैं। ठीक है, मैं लीगल वर्ड बार बार इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अगर लीगल ट्रांजेक्शन होगा तभी आप केस फाइल कर सकते हो। इलीगल चीज़ के लिए आप कोर्ट कभी नहीं जा सकते, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अभी आदर्श ने केस फाइल कर दिया। ठीक है, अब केस फाइल करने के लिए मेन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं, वो डॉक्यूमेंट
मेनली आपको डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ कि जब आप 138 में फाइल करते हो केस, जब 138 में केस फाइल करते हो अगेंस्ट अक्यूज, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं। सबसे पहले तो आपको लगाना पड़ता है कंप्लेंट, ठीक है। नंबर 1 डॉक्यूमेंट लिस्ट में नंबर 1 आता है कंप्लेंट। दूसरे में होता है वकालतनामा, जो एडवोकेट का एप्लीकेशन होता है वो सर्टिफिकेट का, ठीक है। तीसरा होता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, इंडेक्स बनाते हैं जैसे बुक में इंडेक्स होता है वैसे तीसरे में आता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में क्या क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहला आएगा चेक, जो कि चेक हार्दिक ने आज उसको दिया था वो वाला चेक, ठीक है। दूसरा आएगा रिटर्न मेमो, जो बैंक देती है चेक, जब चेक रिटर्न होता है तो बैंक रिटर्न मेमो देती है चेक का कि ये रीज़न की वजह से आपका चेक रिटर्न हुआ है, वो रिटर्न मेमो लगा दिया, ठीक है। तो रिटर्न मेमो लगा दिया। अब रिटर्न मेमो के बाद हमने क्या किया था, चेक रिटर्न आया, हमने उसको नोटिस भेजा था, ठीक है। अब हमने नोटिस का जेरोक्स नोटिस ओरिजिनल लगा दिया। अब नोटिस हार्दिक को रिसीव हुआ, उसका क्या प्रूफ रहेगा, हमने उसको जो भी कुरियर के थ्रू किया है उसका जो स्टेटस रिपोर्ट रहेगा, जो भी उसका ट्रैकिंग रिपोर्ट रहेगा, हम वो लगाएंगे, ठीक है। और एक्नॉलेजमेंट भी लगा सकते हैं, कुरियर के साथ हम एक्नॉलेजमेंट लगाते भेजते हैं तो वो हमारे पास वापस आता है, तो वो भी एक एविडेंस के वे में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट लगा दिया। फिर उसके बाद सबसे मेन, अगर आपके पास ट्रांजैक्शन का कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट है तो आपका केस ऑलमोस्ट आपके फेवर में पूरी तरह चला जाता है, आप इजीली उसको प्रूव कर पाओगे। पर अगर लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, तो बहुत हार्ड हो जाएगा आपके लिए प्रूव करना। इसलिए कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन करो तो रिटन डॉक्यूमेंट करवा लो, क्योंकि अगर रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपको फिर विटनेसेस की ज़रूरत पड़ जाएगी, जो आई विटनेस हो या जिसने देखा हो आप लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन होने के लिए, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसकी वजह से केसेस खिंच जाते हैं, ठीक है। तो रिटन डॉक्यूमेंट हमेशा कर लेना ट्रांजैक्शन करते वक्त, ठीक है। और एक होता है उसके बाद लगता है चीफ एग्जामिनेशन, जो भी जो कंप्लेनेंट का एडवोकेट है वो सारी चीफ एग्जामिनेशन करके सवाल जवाब पूछ के उसके कंप्लेनेंट से वो उसमें फाइल कर देता है। फिर 5वां जो डॉक्यूमेंट होता है वो एप्लीकेशन होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको एग्जिबिट नंबर देने की, ताकि हम जो भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते जाए कोर्ट में उस पर एक नंबरिंग पढ़ते जाए, ताकि हमको फ्यूचर में उसको रिफ़र करने के लिए ईजी हो, ठीक है। ये 5 डॉक्यूमेंट केस फाइल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आगे जैसे जैसे आप एविडेंस लाते जाते हो उसमें एग्जिबिट नंबर पढ़ते जाते हैं। तो ये एक बेसिक चीज़ था कि कोर्ट के बाहर तक क्या प्रोसेस होता है। ये आपने ये सब डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया कोर्ट में, उसके बाद ये पूरा मैटर कोर्ट का हो जाता है, फिर उसके बाद आपको एक एडवोकेट की ज़रूरत पड़ी जाएगी। तो नॉर्मली मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है चेक रिटर्न का केस, चेक बाउंस का। पार्ट 2 में मैं कवर करूँगा कि कैसे अक्यूज़ के साइड से स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे प्लेंटिफ के साइड से स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। पर ये पहला ही वीडियो बहुत डिटेल में बन गया, तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरा पहला एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, बताना कैसा लगा, आपके सजेशंस आप मेरे को दे सकते हो।